हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में हम सभी लोगों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और साथ ही हमारी प्राइवेसी की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। हालांकि दुनिया के साथ चलने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग तकनीकों के साथ जुड़े रहें और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारी मौजूदगी और इसके अलावा अलग अलग प्रकार की वेबसाइट्स को हमारे द्वारा यूज़ किया जाना आज के समय में एक ज़रूरी सा ही महसूस होता है। लेकिन इसी के साथ ये भी ज़रूरी होता है कि हम लोग के जीवन में इन सभी चीज़ों की सुरक्षा भी बनी रहे और हमारे पासवर्ड चोरी ना हो या फिर कोई व्यक्ति हमारे अकाउंट्स का मिसयूज़ ना कर ले। अब इसी प्रकार से इन सभी चीज़ों को सुरक्षा देने के लिए एक नया फैक्टर आया है और जो नया फैक्टर आया है वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यानी कि अब केवल आपको अपनी आईडी लॉगिन करने के लिए पासवर्ड डालने तक ही मामला सीमित नहीं है, बल्कि अब जब आप पासवर्ड से एक एंट्री करते हैं तो उसके बाद आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए आपके खुद के डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है और उस डिवाइस के अंदर एक मौजूद कोड की मांग की जाती है, जिसके बाद ये प्रॉपर सुनिश्चित किया जाता है कि हाँ, जिस व्यक्ति का ये अकाउंट है वो ही इसका इस्तेमाल कर रहा है और कोई गलत तरीके से मिसयूज करने की कोशिश यहाँ पर नहीं कर रहा है। अब क्या है पूरा मामला और कैसे काम करता है ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आइए इससे जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण बातों को अच्छे से समझ लेते हैं। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूँ। और आइए सबसे पहले जानते हैं हमारे न्यूज़ के टाइटल का क्या कहना है। तो देखिए, फिलहाल टाइटल है हाउ डज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वर्क्स। और देखिए, आजकल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको जनरली सभी जगह देखने को मिल जाएगा। जैसे कि सामान्य तौर पर आपको ये देखने को मिल जाता है अपनी जीमेल आईडी के लॉगिन करते समय। इसके अलावा व्हाट्सएप ने भी इसका फीचर दे दिया है, इंस्टाग्राम ने भी इसका फीचर दे दिया है, फेसबुक में भी इसका फीचर आ गया। तो अब ये तमाम जगहों पर ये फीचर्स अब धीरे धीरे विकसित किया जा रहा है, सभी जगह पर जोड़ा जा रहा है। पर क्वेश्चन ये है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है और ये किस प्रकार से काम करता है। सरल भाषा में इसको समझते हैं एक बार। तो देखिए, दरअसल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नाम से समझ में आ रहा है कि अब जो वेरिफिकेशन है, यानी कि अब आपको अगर किसी भी प्रकार के प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करना है तो ये किसी एक काम से, यानी कि किसी एक फैक्टर का यूज करके आप नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग पहली स्थिति को समझें तो जब चीज़ों की शुरुआत हुई थी, हम डिजिटल दुनिया में नए नए अकाउंट्स बना रहे थे, तो शुरुआती तौर पर केवल पासवर्ड रिक्वायर्ड हुआ करता था और आप पासवर्ड डालते ही सीधा प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कर जाया करते थे। अब लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। अब अगर आप प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करने के लिए, चाहे वो इंस्टाग्राम है या फिर वो फेसबुक है या फिर वो जीमेल आईडी है, अगर आप उसमें एंट्री करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको अपना पासवर्ड याद हो। और आप अपना जब पासवर्ड एंटर करते हैं तो पासवर्ड एंटर करने के बाद दरअसल वो सीधा आपको अकाउंट का एक्सेस नहीं देता, वो पूछता है आपसे कोड। हालांकि 2 फैक्टर वेरिफिकेशन में ये भी हो सकता है कि आपके मोबाइल फ़ोन पे केवल येस और नो पूछा जाए। ये भी हो सकता है कि स्क्रीन पे कोई एक नंबर आ जाए और पूछा जाए कि इस नंबर को वहाँ पर भी प्रेस कीजिए। या फिर एक तीसरा फैक्टर होता है की का। दरअसल एक की होती है और जो की होती है ये जिस प्रकार का हमारा जीमेल अकाउंट होता है, उस जीमेल अकाउंट की सेटिंग में सिक्योरिटी में जाने के बाद वहाँ हमें देखने को मिलती है। अब ये जो की होती है तो इस की का भी इस्तेमाल किया जाता है लॉगिन करने के लिए। जब आप पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड के बाद आपको ये की डालनी पड़ती है और इस की का इस्तेमाल करने के बाद ही आप प्रॉपर प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री कर पाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारी चीज़ों को सिक्योर कर रहे हैं। अब इन दोनों का ही मतलब क्या और क्या है इन दोनों का अलग अलग मामलों में अर्थ। तो देखिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमें बताता है कि भाई 2 तरीके से आप अपनी पहचान को सिद्ध कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं। अब इसमें पहले और दूसरे का अंतर क्या है। तो देखिए, पहली स्थिति पासवर्ड की ही है, यानी कि पासवर्ड के मामले में यह माना जाता है कि ऐसी कोई चीज जो आप जानते हैं, जैसे कि अकाउंट्स के लिए पासवर्ड बनाए जाते हैं तो उसका मतलब ये कि आप जानते हैं, आप याद रखते हैं, वहीं तक मामला सीमित है। लेकिन जरूरी नहीं है कि क्या जिस व्यक्ति का पासवर्ड हो वही व्यक्ति आईडी लॉगिन कर रहा हो, या फिर जिस व्यक्ति का पासवर्ड है क्या हो सकता है कि उसने किसी और को पासवर्ड शेयर कर रखा हो तो कोई दूसरा पर्सन लॉगिन कर रहा हो। इस वजह से कि अब बात केवल जो आपको याद रखने की है वहीं तक ही सीमित नहीं रहेगी। अब दूसरी स्थिति है डिवाइस की। और डिवाइस का मतलब होता है कि यहाँ पे देखा था 2 फैक्टर के मामले में कि कोई एक चीज जो आप याद रख सकते हैं और दूसरी चीज जो आपके पास है, जैसे कि आपका मोबाइल फोन या फिर आपके पास में कंप्यूटर, लैपटॉप होना या फिर टैबलेट होना। तो अब एक जगह पर आपको याद रखी हुई चीज का इस्तेमाल करना है और दूसरी जगह पर आपके पास मौजूद किसी वस्तु का इस्तेमाल करना है। तो एक तरफ पासवर्ड और दूसरी तरफ मोबाइल फोन, लैपटॉप या टैबलेट आप किसी जगह यूज कर सकते हैं। तो एक आप जानते हैं और दूसरा आपके पास है। अब इन दोनों का ही अलग अलग इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो चीजें भी समझते हैं। तो देखिए, जो ये अलग अलग चीजें इस्तेमाल करते हैं उस दौरान क्या होता है कि आप पहले पासवर्ड से एंटर करते हैं, पासवर्ड एंटर करना है, फिर आपसे कोड मांगा जाता है, फिर कोड जो होता है वो आप किसी मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन में एंट्री करने के बाद तब आप उस कोड को देख सकते हैं, उस कोड को देखना फिर आप एंट्री कर सकते हैं और तब जाकर के आपको एक्सेस दिया जाएगा। अब देखिए, सामान्य शब्दों में कई बार ना हम जो देखते हैं स्थितियों को, उसमें OTP भी चलन में आता है। कई बार OTP जनरेट किया जाता है इसके लिए, और जैसे ही आप लॉगिन करके पासवर्ड डालते हैं उसका एक OTP आता है और OTP के थ्रू भी आप एंटर हो सकते हैं। तो OTP जो होता है एक छोटा सा नंबर होता है, 4 अंकों का भी हो सकता है, 6 अंकों का भी हो सकता है और थोड़ी देर के लिए वैलिड भी होता है
और इसका इस्तेमाल केवल एक बार ही किया जा सकता है, यानी कि वन टाइम पासवर्ड होता है तो केवल एक बार इस्तेमाल करने के लिए होता है। अब दूसरी खास बात क्या होती है यहाँ पर कि ये बहुत जल्दी बेकार हो जाता है, और मान लीजिए कि कोई इसको चुरा भी ले तो भी ज़रूरी नहीं है कि वो इसका यूज़ भी कर पाएगा, लिमिटेड टाइम के लिए होता है। हालांकि प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है कि OTP वन टाइम है तो 15 सेकंड के लिए दिया गया है, 1 मिनट के लिए दिया गया है, 1.5 मिनट के लिए दिया गया, तो प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है। अब इसके अलावा एक दूसरी चीज़ जो है वो होता है TOTP, यानी कि टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड। जो टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड होता है ये बड़ा स्पेशल होता है। इसकी सबसे खास बात ये होती है कि होता ये भी वन टाइम पासवर्ड ही है, लेकिन ये 30 सेकंड के लिए कोड होता है, केवल और केवल 30 सेकंड के लिए कोड होता है। और ये कोड कहाँ होता है, ये आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में जाके देखने को मिलता है। ये एक प्रकार का ओपन स्टैंडर्ड होता है, और ये समझिए कि अलग अलग जो एप्लीकेशन होते सर्विसेज होते हैं वो सभी इसका इस्तेमाल करते हैं, और सभी इसका इस्तेमाल करते हुए कोड जनरेट करते हैं। और जिस समय आप उस कोड को एंट्री करते हैं तो उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए भी इसी ओपन स्टैंडर्ड का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ओपन स्टैंडर्ड जब चाहे जीमेल यूज़ कर लीजिए, फेसबुक यूज़ कर लीजिए, इंस्टा यूज़ कर लीजिए, सभी जगह पर ये ओपन स्टैंडर्ड TOTP यानी कि टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड का ही इस्तेमाल किया जाएगा। अब 30 सेकंड के लिए वैलिड होता है, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर सिक्योर ज़्यादा मान ली जाती है। अब क्या कैसे चलता है और कैसे कैसे काम किया था और कैसे इस्तेमाल किया था TOTP का, अब उसको समझते हैं। तो देखिए TOTP यानी कि टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड हो गया। तो जब आप किसी भी एप्लीकेशन पर जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप गूगल पे जा रहे हैं, तो गूगल ऑथेंटिकेटर क्या करेगा, ये सेटअप करेंगे चीज़ों को, और सेटअप करने के बाद सर्विस, जैसे कि जीमेल में आपको एंट्री करनी है तो आपको एक सीक्रेट की मिलेगी। क्या मिलेगा आपको, सीक्रेट की। और जब कभी भी आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं ना, तो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते समय अगर जैसे आपको गूगल में एंट्री करनी है, जीमेल पे एंट्री करनी है, तो आप जीमेल पे जाकर के जो अकाउंट सेटिंग होती है उस अकाउंट सेटिंग में जाकर के सिक्योरिटी में जाकर के आप देख सकते हैं वहाँ पर प्रॉपर लिखा होता है सीक्रेट की या सिक्योरिटी की। तो आपको क्या करते हैं, जब कभी आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं तो प्रॉपर सभी चीज़ें क्या होती है कि आप चाहें तो जनरेट कर सकते हैं, सीक्रेट की वगैरह जनरेट हो जाती है। तो अब ये सर्विसेज होती हैं आपको एक सीक्रेट की प्रोवाइड करती हैं, और जो सीक्रेट की होती है ये QR कोड स्कैन करके आपकी ऐप में ही सुरक्षित हो जाती है, और ऐप में सुरक्षित होकर ये वहीं पे डेटाबेस में बनी रहती है। और देखने वाली बात ये है कि 30 सेकंड के अकॉर्डिंग बदलती भी रहती है। अब मान लीजिए कि आपको लॉगिन करना है, तो लॉगिन के समय क्या होगा कि जो आपका फ़ोन होगा और जो सर्विस होगी ये दोनों ही अब एक ही की का इस्तेमाल करेंगे, और दोनों एक ही की को मैच करके आपको एंट्री करने की अनुमति देंगे। अब ये क्या करेंगे कि जिस समय आपको लॉगिन करना है तो आपका फ़ोन और सर्विस की दोनों का इस्तेमाल करते हुए क्या किया जाएगा कि एक जैसा एक कोड जनरेट किया जाएगा, जो कोड दोनों लोग समझते होंगे, यानी कि सर्विस की भी समझती होगी और वही कोड मोबाइल फ़ोन भी समझता होगा। अब कोड बनाने के लिए रियल टाइम का यानी कि प्रेजेंट टाइम का इस्तेमाल किया जाएगा, एक्चुअल टाइम के अकॉर्डिंग ही उस कोड को जनरेट किया जाएगा। हालांकि कोड जैसे ही जनरेट होगा तो वो कोड केवल 30 सेकंड के लिए ही वैलिड होगा। 30 सेकंड तक अगर आप उसका यूज़ नहीं करते तो कोड चेंज हो जाएगा, यानी कि आपको इस्तेमाल करने के लिए मात्र 30 सेकंड का समय मिला हुआ है। अब जब कोड जनरेट हो गया तो कोड जनरेट करना आपको बस 30 सेकंड का समय, 30 सेकंड में उसका यूज़ करना है। अगर 30 सेकंड में आपने यूज़ नहीं किया तो तुरंत कोड बदल जाएगा। अब इस दौरान आपको क्या करना है, जैसे आप लॉगिन करते हैं तो पहले पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड को डालते समय आप अपने तुरंत मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देखेंगे, और मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर जो कोड आपको दिखाई दे रहा है आपको वो कोड 30 सेकंड में यूज़ करना है। और अगर आपने ये पूरा काम प्रॉपर तरीके से और टाइमली कर लिया तो समझ लीजिए कि आपको एक्सेस मिल जाएगा और आप उस प्लेटफॉर्म पे एंट्री कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने 30 सेकंड के अंदर वो कोड नहीं डाला तो वो कोड तुरंत चेंज हो जाएगा, और कोड के तुरंत चेंज होते ही क्या होगा, फिर आपको दूसरा कोड डालना होगा जो अब अगले 30 सेकंड के लिए वैलिड है। तो आपको यूज़ 30 सेकंड में करना है। अब दरअसल 30 सेकंड वाले फैक्टर में क्या होता है कि सपोज कीजिए कि आप कहीं पब्लिक प्लेस में हैं, किसी ने आपका कोड चुरा लिया, किसी ने कोड देख लिया, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति उस कोड का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि केवल 30 सेकंड के लिए। और बहुत सारे लोग तो खुद अपने ही कोड का इस्तेमाल 30 सेकंड में नहीं कर पाएंगे, तो सोचने वाली बात है कि दूसरा इंसान किसी दूसरे के कोड का इस्तेमाल कैसे ही कर पाएगा। तो पासवर्ड के बाद फिर जो टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड है उसका इस्तेमाल करना। दोनों का अगर सही समय पर सही तरह से इस्तेमाल किया जाएगा तो ही आप लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज आप लॉगिन नहीं कर सकते। अब सोचने वाली बात मन में ये आती है कि सर ये कैसा OTP जनरेट हो रहा है जो OTP केवल 30 सेकंड के लिए ही जनरेट हो रहा है और 30 सेकंड का चेंज होता जा रहा है। क्या ये काम दिन भर चलता रहेगा? तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को तो ये काम दिन भर चलता रहेगा और 24/7 चलता रहेगा। ये पूरे दिन के जो स्लॉट है टाइम के उसको 30-30 सेकंड में डिवाइड कर देते हैं, और 30-30 सेकंड में डिवाइड करके जो इनकी कहानी होती है वो 1 मिनट की 120 पार्ट में हो जाती है, यानी कि 120 पार्ट बन जाते हैं 30-30 सेकंड के। और इसका मतलब ये है कि 1 मिनट के अंदर ये 120 OTP तैयार करता है इस तरह के। तो अब ये काम कैसे कर रहा है? तो देखिए, काम करने के पीछे ना दो अलग अलग सिस्टम है, दो अलग अलग फंक्शन है। पहला है हैश फंक्शन और दूसरा है XOR, जिसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव OR। अब देखिए दरअसल इन दोनों में क्या क्या होता है। तो जो पहली बात है हैश फंक्शन की, दरअसल ये एक मैथमेटिकल
क्रिटिकल प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस की खास बात ये होती है कि ये प्रोसेस सीक्रेट की और समय इन दोनों का इस्तेमाल करता है और इन दोनों का इस्तेमाल करता है एक लंबा और यूनिक आउटपुट बनाने के लिए। तो लंबा और यूनिक आउटपुट बनाता है सीक्रेट की और समय दोनों का इस्तेमाल करते हुए। हालांकि देखने वाली बात इसमें यह भी होती है कि HMAC/SHA-256 जैसे फंक्शंस का इस दौरान ये इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करने के बाद क्या करता है यह आउटपुट प्रिडिक्ट करता है और इसको बदलना असंभव होता है। ठीक है, आउटपुट क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है या फिर उसको बदलना असंभव होता है, ये इसकी खास स्थिति होती है। तो TOTP के पीछे क्या होता है, हैश फंक्शन काम करता है। तो सीक्रेट की, ठीक है, हमारी डिवाइस की चीजें और साथ साथ जो टाइम है, ये चीजें मिलजुल करके इस दौरान काम करती हुई दिखती है। वहीं XOR यानी कि एक्सक्लूसिव OR का जो फैक्टर है, इस दौरान हमें पता चलता है कि ये कंप्यूटर का बेसिक लॉजिक ऑपरेशन होता है और ये क्रिप्टोग्राफी यानी कि प्राइवेसी के तहत क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करता है और बहुत अच्छे से इसके तहत काम करता है। और इसके साथ हम लोग ये देखते हैं कि इसका फायदा यह है कि ये रिवर्सिबल भी होता है। तो ये XOR की कंडीशन है और ये दूसरी हैश फंक्शन की है। तो जो टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड होता है हमारा, वो हैश फंक्शन और XOR के तहत चीज़ों को मैनेज करता है, उसके अकॉर्डिंग जनरेशन होती है। अब इन सभी चीज़ों के साथ साथ क्या होता है कि हमारे जो डिवाइसेज है वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित माने जाते हैं TOTP की वजह से। यानी कि अगर हम लोग अपने डिवाइस का इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो अगर हम प्रॉपर प्राइवेसी में चाहते हैं, सिक्योर चाहते हैं, तो TOTP हम लोग को एक मजबूत कंडीशन दे रहा है। और TOTP मजबूत कंडीशन किस किस वजह से दे रहा है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि सीक्रेट की सिर्फ आपके फ़ोन और सर्वर के पास होगी। यानी कि जो सीक्रेट की जनरेट की गई है आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर या जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर, तो वो केवल आप अपने फ़ोन पे देख सकते हैं या फिर आप सर्वर पे देख सकते हैं। इसके अलावा वो सीक्रेट की आपको कहीं और देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। यानी कि सीक्रेट की के लिए आपको जाना पड़ेगा प्रॉपर प्लेटफॉर्म के अंदर, और वही व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म में एंट्री करता है, जिसके पास ऑलरेडी लॉगिंग एक्सेस है, केवल वही जाकर उसका यूज़ कर सकता है, कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। इसके बाद ये बात भी है कि 30-30 सेकंड में चेंज हो रहा है। तो ये भी नहीं है कि शेयर कर लेना, फोटो क्लिक कर लेना या बात के यूज़ कर लेना, वो सभी चीज़ें भी इसमें पॉसिबल नहीं है। यानी कि दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता उसका। और ये समझिए कि ऐसा भी नहीं है कि जो कि आज बनी हुई है वो कि कल सेम टाइम पर भी देखने को मिले, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर नहीं होती है। तो बहुत जल्दी बेकार हो जाता है, तो कोई देख ले तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। इसके अलावा हैश फंक्शन और क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स को तोड़ना भी बड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। ये समझिए कि माना था कि नामुमकिन है, मतलब हैकिंग भी जो है वो बहुत बड़े स्तर की चाहिए होगी और उसमें भी ये चीज़ें नामुमकिन ही मानी जाती है कि आप कितने बड़े हैक करो, आप कोशिश भी कर लीजिए तो उसके बावजूद भी आप चीज़ों को ब्रेक नहीं कर सकते। इसके अलावा कोड सिर्फ उसी समय मान्य होता है, इसलिए टाइम सिंक बहुत ज़रूरी है। तो टाइम सिंक के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती हैं और रियल टाइम पे होगा, 30 सेकंड पे ही सभी चीज़ें चलेंगी। और जैसे कि आपको बताया कि अगर नहीं कर पाए टाइम पे तो कोड चेंज, तो फिर आपको एक नए कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा लॉगिन के लिए। और जैसे ही आप नया कोड एंटर करेंगे तो नया कोड एंटर करने का तो सीक्रेट की से मैच करेगा, वो डिवाइस से मैच करेगा। जब सभी चीज़ें प्रॉपर एक फ्रेम में पाई जाएंगी तब जाकर के आपको लॉगिन एक्सेस दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि चीज़ें चेंज हो गई, ऊपर नीचे हो गई, कुछ भी हुआ, अगर मान लीजिए कि आपने सीक्रेट की एंटर कर ली पर सीक्रेट की एंटर करने के बाद डिवाइस की सीक्रेट की चेंज हो गई और आप फिर भी लॉगिन कर रहे हैं, तो आपको लॉगिन करने नहीं देगा, क्योंकि डिवाइस में अब उस समय जो सीक्रेट की दिखा रहा है वो सीक्रेट की अलग हो गई है। अगर आपको लॉगिन करना तो वो नई वाली सीक्रेट की एंटर करनी पड़ेगी। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने डाल ली, पूरी की कंप्लीट होगी तो लॉगिन एक्सेस मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि सीक्रेट की का सेम दोनों जगहों पर होना जरूरी है और वो भी 30 सेकंड के अंदर होना जरूरी है। तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी वाली चीज़ है और प्लस इसको एक्टिव भी व्यक्ति चाहिए, कोई तेज़ी से व्यक्ति सारा काम कर पाए तब जाकर के हो पाएगा, सुस्ती से भी ये काम नहीं किया जा सकता। तो सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की। हालांकि अगर इसका कंप्लीट सेटअप समझा जाए तो बहुत ही ज़्यादा ये न्यूमेरिक है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली हो जाती हैं। तो पेचीदा बनाने की जगह बस इजी फैक्टर समझने कि बस कैसे कैसे ये काम करता है तरीके से। इन सभी बातों के बाद मुझे लगता है कि इजी से क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत आराम से कमेंट कर सकते हैं, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट भी करना है। और इसके अलावा अगर आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का अच्छा एनालिसिस ढूंढ रहे हैं अपने लिए, तो आपको मिल सकता है रोज़ सुबह 9 बजे, जहाँ आपको न्यूज़ एनालिसिस के साथ एडिटोरियल डिस्कशन भी कराया जाएगा। तो जुड़िए हमारे साथ ज़रूर, और हिंदी भाषा के लिए ये एडिटोरियल एनालिसिस और न्यूज़ एनालिसिस बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा स्टडी IQ में एक नया बैच शुरू हो रहा है, तो एक नया बैच 9 सितंबर शुरू हो चुका है 2026 वालों के लिए शाम 6 बजे, और वहीं आज है 10 सितंबर, तो फिलहाल 2027 और 28 वालों के लिए नया बैच शुरू हो रहा है। और ये समझिए कि ये नए बैच जो हैं ये प्रतिज्ञा प्लस बैच हैं, जो आपके लिए बहुत खास है, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड में अवेलेबल है। तो फिलहाल आपको ये जो बैचेज हैं ये मिलते हैं, इनमें 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं, जहाँ आपका कंप्लीट सिलेबस होता है, और साथ ही आप लोग के लिए आंसर राइटिंग, CSET और करंट अफेयर की क्लासेज भी अवेलेबल
होती है। 1-to-1 मेंटरशिप में आप लोग के लिए यहाँ पर ये स्पेशल व्यवस्था रहती है कि केवल तैयारी ही नहीं होगी बल्कि मार्गदर्शन भी पूरा मिलेगा, गाइडेंस पूरी आपके पास में होती है। गाइडेंस के साथ ही आप लोग को कंप्लीट स्टडी मटेरियल की सुविधा भी यहाँ पे दी जाती है और स्टडी मटेरियल के अलावा लोग को टेस्ट सीरीज की व्यवस्था भी यहाँ पे दी जाती है। तो टेंशन नहीं लेनी है, आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है प्रतिज्ञा प्लस बैच। और साथ ही आपको 11,000 का कैश प्राइज मिलता है अगर आप टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनते हैं। और साथ ही आप लोग के लिए ये भी व्यवस्था है कि अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपकी पूरी फीस भी रिफंड हो जाती है। तो आज ही एनरोल कीजिए KL लाइव कोड से, क्योंकि ये कोड आपको दिला देगा बेस्ट डिस्काउंट और डिस्काउंट के बाद आप बैच में एनरोल होकर अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं और अपने लिए सिलेक्शन को सुनिश्चित भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक सभी प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही QR कोड को स्कैन कर सकते हैं ताकि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाए जहां आपको PDF मिलती है और बाकी डिटेल्स भी यहीं पर शेयर की जाती है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो बाकी लोगों तक शेयर जरूर करना, और जिन्होंने इसको लाइक नहीं किया, लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी की बातें होंगी आने वाली क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।